Hello student, welcome in my channel. Well, I will start a series of NCERT 10 plus 2 book Flamingo in which I will discuss about prose first. So in prose, I will talk about the first topic is the last lesson. Well, the last lesson that is a short story written by Alfonso Daudet. अल्फोंसो डोडेट का जन्म 1840 में हुआ एंड 1897 में एक्सपायर हुए. एंड अल्फोंस डोडेट के बारे में जानना जरूरी है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑथर बिफोर वी टॉक अबाउट द स्टोरी द लास्ट लेसन. सो अल्फोंस जो थे वो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. एंड द लास्ट लेसन जो शॉर्ट स्टोरी है उसकी जो सेटिंग है वो फ्रैंको पर्शियन वॉर जो कि 1870 से लेकर 1871 के बीच में हुआ. रिमेंबर दिस, 1870 से लेकर 1871 के बीच में फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ. और इस वॉर के कारण जिस प्रकार के चेंजेस फ्रांस के अंदर आए थे उसके ऊपर ही इसकी सेटिंग को रखा गया है. एंड इसके अंदर हमारा इसके अंदर जो फ्रांस था वो डिफीट हो जाता है पर्शिया से, और जो पर्शिया है उसको लीड करते हैं बिस्मार्क. सो पर्शिया देखो पर्शिया उस समय पर्शिया के अंदर जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रिया आता था. अगर इसको समझना है तो यू हैव टू लुक एट द मैप. देखिए मैप में देखिए ये हमारा फ्रांस है और फ्रांस की जो नेबर कंट्रीज हैं यहाँ पर लुक एट माई कर्सर, ये स्विट्जरलैंड, इटली एंड ये जर्मनी है. देखिए पर्शियन वॉर के दौरान जो कि 1870 से लेकर 1871 के अंदर हुआ था उस दौरान में पोलैंड प्लस ऑस्ट्रिया, द सम पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, ये तीनों ही कंट्री को मिलाकर पर्शियन बोला जाता था, मतलब पर्शियन कंट्री बोला जाता था उस समय. ओके एंड यहाँ पर फ्रांस की दो स्टेट एल्सेस एंड लॉरेन, जो कि फ्रांस युद्ध में हार जाता है जर्मनी को. तो यहाँ पर आपको ये याद रखना, देखिए मेरे कर्सर में ये लॉरेन है और ये एल्सेस, ये लॉरेन है और ये एल्सेस है, जो कि फ्रांस पर्शिया वॉर के अंदर हार जाता है जर्मनी से और जर्मनी इन पर अपना कब्जा कर लेता है. और देखो यहाँ पर याद रखना है कि जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन. रिमेंबर दिस थिंग, फ्रांस, लॉरेन, एल्सेस, पर्शियन वॉर 1870 एंड 1871, पोलैंड, सम पार्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, इन तीनों को मिलाकर बनता है पर्शिया. राइट, गॉट इट माई पॉइंट. सो एल्सेस एंड लॉरेन जो कि फ्रांस हार जाता है फ्रैंको पर्शियन वॉर के अंदर. सो इसके अंदर देखो स्टोरी हमें क्या बताता है. स्टोरी इस युद्ध का जो फ्रांस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा, जो इम्पैक्ट पड़ा, स्पेशली स्कूल्स के जो लाइफ है, जो जीवन था बच्चों का, उसके ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ा, स्टडीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, वो चीज़ अल्फोंसो ने इसमें बताई है. अब हम बात करते हैं टेक्स्ट की. देखिए लुक एट द फर्स्ट लाइन, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग. देखिए इसका जो नरेटर होता है वो एक छोटा सा बच्चा होता है, स्कूल में पढ़ता है, उसका नाम होता है फ्रैंको. सो ये जो स्टोरी होती है द लास्ट लेसन जो टेक्स्ट होता है इसको एक्सप्लेन करता है इसका नरेटर. इस नरेटर का नाम होता है, एक स्मॉल किड होता है जिसका नाम होता है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स बोलता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. उस सुबह मैं अपने स्कूल के लिए काफ़ी लेट स्कूल के लिए चला. एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और मैं काफ़ी खौफ में था, काफ़ी डर में था. किसका डर था उसे डर था स्कोल्डिंग का, ऑफ ए स्कोल्डिंग. स्कोल्डिंग मतलब डांटना. देखिए यहाँ पर मैंने हर एक वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है. ड्रेड का मतलब होता है खौफ, डर, एंड स्कोल्डिंग का मतलब डांटना. तो फ्रेंड्स को डर था इस स्कूल से, वो स्कूल के लिए वो लेट चला घर से और वो काफ़ी रास्ते में उसको काफ़ी डर लग रहा था डांट से. ठीक है, एम हैमिल जो उसके टीचर होते हैं उसे डर था कहीं लेट हो जाने की वजह से. और दूसरा उसे देखिए यहाँ पर देखिए said that he would question us on participle. well एम हैमिल यहाँ पर पार्टिसिपल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो जिस वजह से हमारा जो नरेटर है फ्रेंड, उसको काफ़ी डर लग रहा था
और उनकी डांट से डर लग रहा था। आगे देखिए, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। यहाँ पर आगे बोलता है कि मुझे पार्टिसिपल्स का इवन फर्स्ट वर्ड भी नहीं मालूम था, मतलब कि उसको कुछ भी नहीं आता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। देखिए आगे क्या बोलता है वो कि फॉर ए मोमेंट मतलब एक समय के लिए मैंने ऐसे सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे मतलब कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और सारा का सारा दिन बाहर ही स्पेंड करूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। आगे वो अपने दिन के बारे में डिस्क्राइब करता है कि जो दिन था वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म और ब्राइट, काफ़ी चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग। देखो चिरपिंग का यहाँ मतलब है कि जो बर्ड्स होते हैं वो चू चू करना, चहचाना, ठीक है, चहकना, तो इसको हम चिरपिंग बोलते हैं। लुक एट द लाइन, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। यहाँ पर वुड्स का मतलब है जंगल, मतलब कोई पेड़, कोई इस टाइप से। एज होता है किनारा, मतलब कि पेड़ की किसी बो मतलब टहनी के किनारे पर बैठा पक्षी जो चहचा रहा था, इसके बारे में बोलता है। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल। देखिए सो मिल, तो सो मिल क्या होता है? सो मिल होता है आरा मशीन। लुक एट योर राइट साइड। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई है आपको। यहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़े जो पेड़ होते हैं उसको काट के रखा जाता है, ले जाया जाता है, और वहाँ पर उनको छोटे छोटे मतलब फट्टों में काट दिया जाता है, उसको हम सो मिल बोलते हैं। तो यहाँ पर आगे वो बोलता है इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल, मतलब कि सो मिल के बैक साइड में एक बहुत बड़ा ओपन फील्ड होता है। ओके, वहां पर वो देखता है द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। यहां पर ड्रिलिंग का मतलब है परेड, मतलब जो फ्रांस जो पर्शिया से हार जाता है और फिर वहां पर जर्मनी के जो सोल्जर्स हैं वो अपना कब्जा कर लेते हैं, तो वहां पर जर्मनी के जो सोल्जर हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, मतलब कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। ओके, वो सो मिल के पीछे बहुत बड़े फील्ड में ये देखता है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो अट्रैक्टिव लगे, हमें मन को मोह लेने वाली चीज। ओके, तो टेम्पटिंग वर्ड याद रखना गाइज। ये जो वर्ड्स होते हैं, दीज वर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड ओवर हियर। इन वर्ड्स को अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट हायर स्कोर, एज लाइक यू नो आई वुड से हायर स्कोर, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। देखो आगे जो फ्रेंड्स बोलते हैं कि जो वो देखो वो बोलता है कि मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, और फिर वो बाहर जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि बर्ड्स वर चिरपिंग एंड जो एज मतलब पेड़ के किसी टहनी के किनारे पर पक्षी बैठा चिरप कर रहा है, और सो मिल के जो बैक साइड में जो बहुत बड़ा फील्ड होता है उसमें पर्शियन सोल्जर होते हैं, वो ड्रिल कर रहे हैं। तो वो इन सब जो इन्वायरमेंट है, जो ये नेचर है, इनके बारे में बोलते हैं कि ये जो सब चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव है। किसकी तुलना में? कि पार्टिसिपल्स के रूल को याद करने की और उसके ऊपर डिस्कस करने की तुलना में यहाँ ये सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग है। मगर वो आगे बोलता है और अपनी ही बात से वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। बट, तो बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है नरेटर। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, कहते हैं मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैं टू रेजिस्ट का मतलब होता है अपने आप को रोकना, ठीक है। कहते हैं कि मेरे अंदर काफी ताकत थी कि मैं अपने आप को रोक पाऊं और ये जो बाहर मन मोह लेने वाले जो दृश्य हैं इनसे अपने आप को बचा पाऊं, और एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी अपने स्कूल के लिए भागा। अगले पैसेज में देखिए, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। वेल नाउ क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड कि व्हाट इज टाउन हॉल, टाउन हॉल क्या है। लुक एट द पिक्चर। देखिए ये जो पिक्चर है मैंने विकिपीडिया से लिया है, आप देख सकते हैं कि ये टाउन हॉल है। उस टाइम में टाउन हॉल ऐसे होते थे जहां पर जो ऑफिशियल्स जितने भी मतलब जिस प्रकार की भी जो न्यूज़ होती थी वो यहाँ पर आती थी और यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर देखते थे। जैसे कि सपोज कीजिए बुलेटिन बोर्ड भी यहाँ पे होते थे, एंड जो ऑफिशियल्स होते थे, जो सोल्जर्स होते थे और जितने भी ऑफिसर्स होते वो यहाँ पर इकट्ठा होकर डिस्कशंस वगैरह करते थे। सो रिमेंबर दिस, दैट इज कॉल्ड टाउन हॉल। सो when I passed the town hall there was a crowd in front of the bulletin board। आगे नरेटर कहता है कि जब मैंने टाउन हॉल के सामने से मैं गुजरा वहां पर एक बहुत ज़्यादा भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने। For the last 2 years all our bad news had come from there। आगे कहता है कि 2 साल से, पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी बुरी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें वो यहीं से
ठीक है, यहीं पर आती हैं, बुलेटिन बोर्ड पर लगती हैं। द लॉस्ट बैटल्स, आगे वो एग्जाम्पल देता है कि कौन कौन सी ऐसी न्यूज़, 2-3 न्यूज़ बताता है कि जैसे कि लड़ाई का हारना। द ड्राफ्ट, देखो ड्राफ्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब कोई एक देश किसी दूसरे देश से हार रहा होता है और उसमें सोल्जर्स की कमी, आर्मी की कमी पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो सिटीजन्स होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, वो उनको हायर करते हैं और उसके बाद उनको जबरन, मतलब ज़बरदस्ती उनको आर्मी में डाला जाता है और उनसे लड़वाया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राफ्ट। तो यहाँ पर बोलता है कि द लॉस्ट बैटल्स, जो लॉस्ट मतलब बैटल हारने की न्यूज़, द ड्राफ्ट की न्यूज़, एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो कमांडिंग ऑफिसर्स के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारी की सारी न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पर ही लगती है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, आगे बोलते देखिए, आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या न्यूज़ है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर कैन का मतलब सकना और बी का मतलब होना, ठीक है, कैन बी मतलब हो सकना, तो अब पूरा सेंटेंस का बनता है व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब मैटर क्या है। सो लुक एट द सेकंड, देखिए आगे देखिए, देन आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, आगे ये कहता है कि उसके बाद मैं जल्दी जल्दी अपने स्कूल की तरफ भागने लगा, जितना जल्दी, जितना ज़्यादा तेज मैं भाग सकता था, मैं भागने लगा। फिर इसी बीच द ब्लैक स्मिथ, मतलब कि उसको ब्लैक स्मिथ मिला। ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लोहार, ठीक है। रास्ते में उसको ब्लैक स्मिथ मिला, और ब्लैक स्मिथ जो होता है वो वहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड है वहीं पे, जो क्राउड होता है वहीं पे था, और उसका नाम होता है वॉचर। हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अब क्वेश्चन अराइजेज इन माइंड कि अप्रेंटिस क्या होता है। देखो वैसे सिंपली भाषा में अगर बोला जाए तो अप्रेंटिस का मतलब होता है चेला, मतलब कि ऐसा कोई पर्सन जो कि एक ट्रेंड पर्सन के अंडर में काम करता है कम वेजेस के अंदर, और उसका जो पर्पस होता है उसके अंडर काम करने का वो होता है सीखने का, ठीक है। तो अप्रेंटिस वर्ड याद रखें, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अप्रेंटिस, ठीक है। तो वहां पर एक ब्लैक स्मिथ होता है जिसका नाम होता है वॉचर, और वो वहां पर अपने एक अप्रेंटिस के साथ रीडिंग द बुलेटिन पढ़ रहा होता है, और उसके बाद कॉल्ड आफ्टर मी, मतलब मैं जा रहा था और मुझे पीछे से उसने आवाज दी और उसने मुझे कहा डोंट गो सो फास्ट, इतनी ज्यादा तेज मत भागो बब, ठीक है, बब। अब देखो क्वेश्चन अराइजेज कि बब क्या है। बब का मतलब जब हम किसी बच्चे को गुस्से से अग्रेसिवली बोलते हैं, ठीक है, तो लाइक उस फ्रेंच जो इंग्लिश लैंग्वेज में किसी को बोलने का एक तरीका होता है बब, ओके। तो बब वैसे बच्चे को बोलते हैं। उसने कहा डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने कहा कि तुम्हारे पास काफ़ी समय है स्कूल पहुंचने में, ठीक है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम ऑफ स्कूल रीचिंग द स्कूल, तो मतलब काफ़ी सारा समय है तुम्हें स्कूल पहुंचने में। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, आगे वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, देखिए स्कूल, एम हैमल का स्कूल था, उस स्कूल के सामने जहाँ पर वो बैठते थे उसके सामने एक विंडो थी, विंडो से बाहर अगर झांक कर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा बगीचा था। तो वो जो बच्चा होता है, जो फ्रेंच है, वो एम हैमल के गार्डन तक पहुंचता है आउट ऑफ रीच, मतलब कि सांस फूल रही होती है और भागते भागते वहां पर पहुंचता है। इमेजिन करो, ठीक है, वो भागते भागते वहां पर गार्डन तक पहुंच गया। लुक एट द फर्दर, देखिए अब फ्रेंड एम हैमल के स्कूल के बाहर जो गार्डन है वहां पर पहुंच जाता है और उसकी सांस फूल रही होती है। इसी बीच वो ऑब्जर्व करता है, देखिए ध्यान से देखिए, वो ऑब्जर्व करता है, आगे लाइन पढ़ते हैं, यूजुअली, आमतौर पर, देखो यूजुअली का मतलब होता है अक्सर, अक्सर ऐसा होता है कि व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल जो होता है वो शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बशल, हशल एंड बशल, मतलब जब स्कूल शुरू होता है तो स्कूल के पास, मतलब स्कूल की जो बाहर से हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती हैं, चहल पहल होती हैं बच्चों की, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको हम बाहर स्ट्रीट में भी सुन सकते हैं। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब देखिए क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ डेस्क का मतलब क्या होता है। लुक एट द पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर, देखिए फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो डेस्क होते हैं, वो ओपन भी हो सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो स्कूल पहुंचते हैं, अपने बैग्स में अपना बैग जो होता है उस डेस्क के अंदर उसको ओपन करके उसमें अंदर रख देते हैं, और जो पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो बुक्स यूज़ होती है उसको बाहर यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हर एक बच्चा इस तरह की आवाज़ें करता है। तो दैट्स वाई राइटर इज सेइंग कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। सो आगे हम बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे बच्चे
या बहुत सारे पर्सन एक साथ बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो कि हम लोग फॉर एग्जांपल जब हम जो LKG UKG जो होती है वहाँ पर आप देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे जो होते हैं वो रिसाइट करते हैं मैम के साथ साथ। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एवरीबडी रिसाइडिंग द सेम साउंड। तो यहाँ पर हमारा जो नरेटर है वो बोलता है कि लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है कि एक साथ बोलना, कि लेसन को रिपीट किया जा रहा है यूनिसन के अंदर, एंड वेरी लाउड, बहुत ज़्यादा ऊंचे स्वर के अंदर, विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो आगे बोलता है कि कुछ बच्चे अपने कानों के ऊपर इस प्रकार से हाथ रखते हैं ताकि वो अच्छे से समझ पाए। लुक एट द राइट साइड, यहाँ पर एक पिक्चर है जो कि मैंने विकीपीडिया से लिया है। यहाँ पर ये बच्चा क्या है, ही इज़ पुटिंग हीज हैड इनटू द स्टडीज, एंड इसने अपने दोनों तरफ अपने हाथों को रखा हुआ है। तो दिस इज द सिचुएशन ही इज टॉकिंग अबाउट ओवर ईयर, कि विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। आगे देखिए, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, ठीक है, ग्रेट रूलर जो एक बड़ा सा लोहे का आयरन का रूलर होता है, जो अक्सर देखिए इंडिया के अंदर क्या होता है कि एक लकड़ी की एक छड़ी रखते हैं कि ताकि बच्चे की पिटाई कर पाएं, बट फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि वहाँ पर प्रोफेशनल होते हैं तो वहाँ पर एक आयरन रूलर रखा होता है। तो वो क्या करते हैं, टेबल के ऊपर उसको टैप करते हैं बार बार, टप 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 टप, तो खटखटाने की आवाज़ करते। तो यहाँ बनता था टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, तो रैप कर रहा है वो टेबल के ऊपर, एंड बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। अब कहता है कि अक्सर यूजुअली तो ऐसा सब कुछ होता है, मगर आज, अभी, ठीक है, एवरीथिंग वॉज सो स्टिल, अब सब कुछ वो शांत था, वैसे पहले जैसा नहीं था। देखिए ये जो द लास्ट लेसन बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और आपको ये जो स्टोरी है वो दिल को छू जाएगी। इसके अंदर एक ऐसी मतलब जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री से अपने दो ऐसे पर्टिकुलर एरिया को हार जाता है, और वहाँ पर उसकी जो नेशनल, उसकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसको अगर छीन लिया जाए तो वहाँ के लोगों की कैसी कंडीशन होती है, इसी कंडीशन के ऊपर अल्फोंस बात करते हैं द लास्ट लेसन के अंदर। ओके, लुक एट द फर्दर, आई हैड काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन का मतलब होता है कि हमने मतलब भरोसा करना। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन। कॉमोशन का मतलब देखो यहाँ पर होता है हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। तो वो कहते हैं कि अक्सर क्या होता है कि अक्सर वो जब भी स्कूल जाता है तो वो हल्ले गुल्ले जो शोर शराबा होता है उस पर भरोसा करके चुपचाप से वो अपने डेस्क पर बैठ जाया करता है। ओके, और बिना कोई उसको देख भी नहीं पाता, मगर आज ऐसा नहीं था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मगर बट ऑफ कोर्स दैट डे। अब कहते हैं कि मगर आज, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। उस दिन सब कुछ इतना शांत था, इतना कूल था कि जैसे कोई संडे है, आज कोई संडे की सुबह हो। अगर आप कभी संडे को कभी भी किसी वजह से, जैसे न्यू ईयर की हम प्रेपरेशंस करते हैं तो संडे को हम स्कूल चले जाते हैं 2-4 बच्चे साथ में मिलकर, ताकि हम अपनी क्लास को अच्छे से क्लीन कर सकें या फिर उसको डेकोरेट कर पाएँ। तो उस वक्त आप देखते हो कि पूरा का पूरा स्कूल कितना शांत होता है। तो वही सिचुएशन याद कीजिए कि उस दिन ऐसा लग रहा था कि everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates. वो कहते हैं कि मैंने विंडो से, जैसा कि जो फ्रेंच होता है वो अब तक जो एम हेमल का जो स्कूल का जो गार्डन है उसके बाहर खड़ा है, और वो कहते हैं मैंने बाहर विंडो से देखा कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो अपने विंडो से क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन। वॉकिंग अप एंड डाउन का मतलब आगे पीछे। फॉर एग्जाम्पल दैट इफ़ यू हैव यू एवर सीन दैट एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, सपोज कि टीचर आगे पीछे घूमता रहता है, ठीक है, इंस्पेक्शन करने के लिए। तो इसी प्रकार एम हेमल है, वो आगे पीछे घूम रहे हैं विद हीज टेरिबल आयरन रूलर। देखिए टेरिबल, देखो बच्चा जो कितना, बच्चा बड़ा ही जो बच्चे के मन में कितना डर है उस रूलर का, डंडे का, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइटर है, ऑथर है, उसने एग्जैक्टली उस स्टूडेंट की फीलिंग्स को ही बताया है। सो फ्रेंड्स, विंडो से बाहर जो विंडो से देखता है कि अंदर उसके क्लासमेट्स हैं, वो अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हैं। एम हेमल है जो वॉकिंग कर रहा है अप एंड डाउन, एंड अपने बाजू के अंदर उसने टेरिबल जो आयरन रूलर है उसको ले रखा है। एंड आई हैड टू ओपन द डोर। आगे बोलते हैं कि मुझे ओपन करना है डोर, एंड गो इन फ्रंट बिफोर एवरीबडी। यहाँ पर बिफोर का मतलब पहले नहीं है, यहाँ है सामने, ठीक है। तो मुझे हर एक के सामने मुझे जाना है, राइट। नेक्स्ट पैसेज, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड। यहाँ पर ब्लश का मतलब शर्माना नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है शर्मिंदगी महसूस करना, जो कि एक नेगेटिव सेंस में लिया जाएगा कि जब हम एम्बैरेसिंग फील करते हैं, राइट। सो यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड
एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज। वो कहते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा मैं शर्मिंदगी एम्बैरेसिंग फील कर रहा था एंड कितना ज़्यादा मैं डरा हुआ था, बट नथिंग हैपन्ड। वो कहते हैं कि बट कहते हैं कि यहाँ पर आगे हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सो मी, एम हेमल जो हमारे सर हैं उन्होंने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता के साथ मुझे कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। देखिए एक ही सेंटेंस में उसने बोला कि लिटिल फ्रेंड्स अपनी सीट पर जाके फटाफट बैठ जाओ और हम तुम्हारे बिना ही लेसन को शुरू करने वाले थे। तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया और येलो मार्कर के साथ। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट कि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। जितनी भी वोकैबुलरी मैंने हाईलाइट की है, guys, you have to keep all those things in your mind. If you are supposed to understand all these words and you are supposed to write it down in your exam, you will get more and more marks. Next, I jumped over the bench and sat down at my desk. यहाँ पर jump over का मतलब उछलना नहीं है, यहाँ पर कहते हैं कि फटाफट मैं अपने बेंच पर जाके बैठ गया और अपने डेस्क को मैंने वहाँ संभाल लिया और वहाँ पर बैठ गया। Not till then, तब तक नहीं। Okay, not till then. देखो आगे ये लाइन देखो कैसे बनती है। डिड आई सी दैट आर टीचर हैड ऑन, नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपने, गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब क्या होता है? गेट ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे काबू पाना, ठीक है। वो ये बोलता है कि तब तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, ठीक है, जब तक मैंने अपने डर पर, अपना जो डर जो अंदर क्लास में जब हम लेट हो जाते हैं तब हम जाकर अपनी सीट चेयर पे बैठते हैं तो थोड़ा सा मन में ना कहीं एम्बैरेसिंग सा फील होता है हमें। तो वो कहते हैं कि जब तक मैंने अपने डर पर काबू नहीं पा लिया था तब तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, और पाने के बाद मैंने देखा। डिड आई सी दैट, मैंने देखा आर टीचर हैड ऑन, यहाँ पर हैव, देखो हैड सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, तो बट इसकी हैव ऑन जो मैंने नीचे हाईलाइट किया है, हैव ऑन, हैव ऑन का मतलब होता है पहनना, ठीक है। आगे बोलता है कि आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। वो कहते हैं कि मेरे जो टीचर हैं उसने बड़ा ही सुंदर ग्रीन कोट पहना हुआ है और उसके नीचे फ्रिल्ड शर्ट। अब फ्रिल्ड शर्ट कैसा होता है? लुक एट योर राइट साइड, इस शर्ट के अंदर ऐसे है ना ये मतलब पैचेस से बने होते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक सिल्क की कैप थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब में एम्ब्रॉयडर्ड थी। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज। वो कहते हैं कि ऐसी ये जो कपड़े हैं, इतने प्यारे कपड़े हैं, हमारे जो टीचर हैं वो अक्सर नहीं पहनते, वो नॉर्मली ऐसे कपड़े नहीं पहनते, वो या तो इंस्पेक्शन पर होते हैं तब ऐसे कपड़े पहनते हैं, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है या असेंबली में कोई फंक्शन होता है तब वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। अब कहते हैं कि उस जो अब तक उसने बताया, कहते हैं उस सब चीज़ों को छोड़कर आगे वो बोलता है कि बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। तो आगे वो जो फ्रेंड जो हमारा नरेटर है वो कहते हैं कि आगे जो स्कूल मतलब स्कूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा असामान्य सा, स्ट्रेंज सा लगा। सीम का मतलब लगना, दिखना, ठीक है, असामान्य सा दिखा और काफ़ी ज़्यादा गंभीर दिखा। एक्चुअल में तब तक उसे मालूम नहीं होता कि व्हाट आर द रीज़न वाई एवरीबडी सो क्वाइट एंड कीप सो, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी। कहते हैं कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, सबसे ज़्यादा चौंकाया, ठीक है, वो क्या था? तो देखो इस लाइन को मैंने अंडरलाइन किया, याद रखना इस चीज़ को। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस। तो कहते हैं कि मैंने इस बैक बेंचेस पर कुछ जो ऑलवेज कहते हैं कि जो अक्सर खाली रहते हैं उन पर कुछ विलेजर, ठीक है, कुछ विलेज के जो लोग हैं बड़े ही शांत, हमारी तरह एकदम शांति से बैठे थे, उनको देखकर मुझे ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। अब यहाँ पर 3 रीजंस बताए गए हैं कि वो वहाँ पर क्यों बैठे हैं और कौन कौन बैठे हैं और क्या रीजंस है। ओल्ड होजर, होजर यहाँ पर एक सरनेम होता है, ठीक है, फ्रांस के अंदर, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी किसी चीज़ का सरनेम होता है इस प्रकार से होजर, तो ओल्ड होजर बैठा था और विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। और लुक एट द राइट साइड, यहाँ पर 3 कोने हैं एक हैट के, इस प्रकार की हैट पहने हुए ओल्ड होजर बैठा था। और फॉर्मर मेयर, यहाँ पर फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, मतलब अब नहीं है,
ठीक है, जैसे पहले वाला प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर सॉरी। तो फॉर्मर का मतलब है पहले वाला मेयर बैठा था, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठा था एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनको छोड़कर कुछ और भी वहाँ पर बैठे हुए थे, मगर वो सब के सब शांत बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास था। होजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, होजर जो था वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लेकर आया था। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ओल्ड प्राइमर क्या होता है। ओल्ड का मतलब पुराना, प्राइमर का मतलब क्या होता है। देखिए, लुक एट माय कर्सर, ये प्राइमर होता है कि जहाँ पर ना किसी भी लैंग्वेज का या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बेसिक्स चीज़ें होती है, जैसे अल्फ़ाबेटिक बुक्स होती है, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश को जब सीखा था आपने फर्स्ट टाइम, तो एक छोटे छोटे सेंटेंसेस, दो दो तीन तीन वर्ड्स को लेकर सेंटेंसेस बनाए जाते थे। तो जो छोटे छोटे सेंटेंसेस, बेसिक्स बुक्स को हम प्राइमर बोलते हैं। थम्ड एट द एज, थम्ड एट द एज का मतलब होता है उसकी जो एजेस हैं, उसके जो किनारे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा पुराने लग रहे हैं, ठीक है। तो बार बार यूज़ होने पर जो कोई भी जो बुक्स होती है, उसके पेजेस होते हैं, वो मुड़ जाते हैं किनारे पे और वो पुराने से लगते हैं। तो दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, नीज का मतलब घुटना। और कहते हैं कि होजर जो था अपने जो इस बुक को, इस प्राइमर को अपने घुटनों पर इसने ओपन किया हुआ था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके जो बड़े बड़े मतलब अच्छे खासे जो स्पेक्टेकल चश्मे थे वो उसके ऊपर रखा हुआ था पेजेस के ऊपर। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मतलब वाइल का मतलब होता है के वक्त, जब मैं इस चीज़ों के मतलब बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, वो अपनी चेयर पर बैठे। एंड माउंटेड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर मतलब जैसे कि बैठना, जैसे आई माउंटेड ऑन हॉर्स, घोड़े पर बैठा। तो इस प्रकार से माउंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ पे मतलब बैठना और सेटअप होना। तो बात करते हैं आगे। माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, कहते हैं कि उसी सेम ग्रेव मतलब गंभीर और जेंटल मतलब कोमल सी आवाज़ में बोले कि विच ही हैड यूज्ड टू मी, जब मैं अंदर आ रहा था उस समय जब जिस वॉइस के साथ उन्होंने मुझसे बात की थी, गंभीर और जेंटल कोमल आवाज़ के साथ उन्होंने मुझसे बात की थी, उसी सेम आवाज़ के साथ वो बोले। अब देखो इस मैंने वो क्या बोला, ठीक है, एम हैमल क्या बोले, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, कोटेशन को मैंने हाईलाइट किया है येलो से, येलो हाईलाइटर से। तो इसको याद रखना जरूरी है, ऐसी चीज़ें एग्जाम में लिखी जाए तो यू विल ऑब्वियसली गेट गुड मार्क्स। माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, वो कहते हैं मेरे बच्चों मैं आज आपको लास्ट लेसन मतलब पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन क्या था मैंने बताया था एट द फर्स्ट ऑफ द वीडियो कि बर्लिन है कैपिटल ऑफ जर्मनी। कहते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है हमारे पास, ठीक है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। लॉरेन और एल्सेस जो फ्रांस ने गवा दिए थे युद्ध के अंदर, और अब जर्मन का कब्जा था, और वहाँ से ऑर्डर्स आए हैं कि भाई बर्लिन से कि वहाँ पर फ्रेंच को हटा दिया जाएगा, अब जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। तो यही सेम बात जो एम हैमल वो बता रहे हैं। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच माई ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो आपके नए प्रोफेसर हैं, जो नए सर हैं, जो टीचर हैं, वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये जो लेसन जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये लास्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप क्लास में बड़े गंभीर और सीरियसली पूरे फोकस के साथ बैठें और इस लेसन को पढ़ें। लुक एट द फर्दर, व्हाट ए थंडर क्लैप, कहते हैं कि जैसे ही दीज वर्ड्स वर टू मी, ये जो शब्द उसने सुने, किसने, फ्रेंच ने, जैसे ही सुने तो उसके लिए तो ये बिजली की कड़क जैसे थे, मतलब बिजली गरज गई हो जैसे, ठीक है। ओह द wretches, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब एग्जैक्टली उसको समझ में आया। देखो यहाँ पर रैचेस का मतलब हुआ कमबख्त, कहते हैं कि कमबख्त जब बोलते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं रैचेस। कहते हैं कि ओ अब मुझे समझ में आया कि वहाँ पर टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था, पुटअप वहाँ पर क्या चिपका हुआ था, और लोगों की भीड़ वहाँ पर क्यों थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, वो अपने आप से सवाल पूछता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन क्यों, आखिर क्यों, मतलब आई हैड हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे बड़ी मुश्किल से लिखना आया है, अभी तक लिखना भी नहीं आया इतनी मुश्किल से अभी। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं अब आगे नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे अभी रुकना पड़ेगा, मतलब जो लर्निंग है फ्रेंच की वो मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी। देन
ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। और वो कहते हैं मैं कितना ज़्यादा पछता रहा था क्योंकि मैं अपने जो लेसन्स हैं वो मैं नहीं पढ़ पा रहा था। ठीक है, जो फ्रेंच के लेसन उस चीज़ के लिए वो अब पछता रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स। अब वो कहते हैं कि देखो मैंने स्कूल क्लासेस को अटेंड नहीं किया, इसकी जगह मैं क्या करता था, सीक का मतलब खोजना, देखना। ठीक है, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, मैं पक्षियों के अंडे खोजने चला जाता था। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। देखो सार लैंड एक स्टेट है जर्मनी की। ठीक है, उसके अंदर वेस्ट में एक मतलब नदी बनी हुई है, जैसे एक लैंड है वहाँ पर नदी है, उसकी साइड्स में स्लाइड मतलब स्लाइड करना, एक मतलब इट काइंड ऑफ ए गेम, बच्चों के लिए गेम थी वो। तो वो कहता है कि मैं या तो एग्स जो पक्षियों के एग लेने चला जाता था या फिर स्लाइडिंग करने चला जाता था। और जो माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यू सेंस। देखो न्यू सेंस का मतलब होता है बोझ, कोई गड़बड़, बाधा। अब वो ये कहते हैं कि मेरी जो किताबें हैं जो मुझे हैड सीम्ड मतलब पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इस सेंटेंसेस को जानना भी जरूरी है ताकि आप इसका ट्रांसलेशन भी अच्छे से कर पाओ, समझ भी पाओ और उसको एग्जाम में लिख भी पाओ। दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो मतलब कुछ समय पहले। ठीक है, मेरी जो बुक्स मुझे बड़ी ही ज़्यादा मेरे लिए बोझ लग रही थी और सो हैवी टू कैरी, और उनको ढोना, उनको ले जाना बड़ा भारी लग रहा था। माई ग्रामर, और जो मेरी ग्रामर की बुक्स हैं, और जो माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, जो साधु संत की जो हिस्ट्री की जो बुक्स है, अब वो मेरे लिए ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। अब वो सब मेरे लिए पुराने दोस्त की तरह हो गए और अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। यहाँ पर गिव अप का मतलब होता है कि त्यागना, ठीक है, छोड़ देना। तो अब ये कुडंट का यूज़ जो होता है वो पास्ट सत्ता के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब मैं ये काम नहीं कर सका, तो यहाँ पर बोलते हैं कि आई कुड नॉट गिव अप, मैं इस अपने ओल्ड फ्रेंड्स को छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हेमल मतलब जो आइडिया था कि वो अब दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं अब उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हीज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। वो कहते हैं कि अब मुझे उनके जो रूलर हैं, जो आयरन रूलर जिससे उनको डर लगता था, उसको मतलब भूलना पड़ेगा। और हाउ क्रैंकी ही वॉज, और इस बात को भी भूलना पड़ेगा कि वो कितने ज़्यादा क्रैंकी, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे ना एक सनकी सा इंसान होता है, मतलब जो सठिया जाता है सनकी सा, तो उन सब चीज़ों को मुझे भूलना पड़ेगा। देखिए कितनी लाइक हार्ट टचिंग स्टोरी है इस बच्चे की। एंड दिस मच इज इनफ फॉर द दिस वीडियो, और बाकी का जो लेसन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।